नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजीपुर से विजय रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ किया। रथ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ते ही अखिलेश ने जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक रंग वाले चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि इस गाजीपुर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक अगले विधानसभा चुनाव में बदलाव करना होगा। हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। आज तो यह शुरुआत है, फिर एक बार सभा होगी, ऐतिहासिक सभा होगी। अखिलेश ने लोगों के हुजूम में लहराते झंडों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ लाल, पीला, हरा, नीला हर रंग का इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। भगवा रंग पर हमला करते हुए कहा कि एक रंग वाले किसी के जीवन में रंग नहीं ला सकते। हम समाजवादी लोग सभी रंग वालों को साथ लेकर चलते हैं। एक रंग वाले चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चिलमजीवी वाले बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। अखिलेश की ये बात संतों को नागवार गुजरी है। अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए बिना देर किए संत समाज से क्षमा मांगने को कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से आक्रोशित देश भर से सभी संतों ने संवेद स्वर में सभी ऐसे नेताओं को जो लगातार सनातन धर्म, भगवा और संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, चेताते हैं कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को न घसीटें, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक बार फिर हम अपने गाजीपुर के लोगों का धन्यवाद देते हैं। ये तो आज शुरुआत है, सभा फिर होगी, एक बार सभा ऐतिहासिक करेंगे। मैं देख रहा हूं जहां तक एक्सप्रेस वे है, मैदान है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लाल, पीला, हरा, नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दृष्टिगत जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। चिलमजीवी, एक रंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने आईएसआई, बोको हरम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किए थे। अखिल भारतीय संत समिति आपसे इतना ही कहना चाहती है, चुनाव में राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आप भिड़िए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को आपने निशाना बनाने की कोशिश की तो अखिल भारतीय संत समिति के हजारों हजार संत उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर करके आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप चिलमजीवी, एक रंगा, भगवाधारी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते? राजनीति आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका ओवैसी और आपके बीच जो होड़ लगी है कि हिंदुओं को गाली दे करके आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और किसी संत को आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? योगी आदित्यनाथ जी संत है या नहीं है? मान्य हजारों वर्षों की हमारी परंपराओं में से नाथ परंपरा के आचार्य पीठ पर विराजित हुआ व्यक्ति है। आपको राजनीति में आलोचना का अधिकार प्राप्त है, गाली का अधिकार नहीं प्राप्त है।
ये राजनीति की जो विकृत परिभाषाएं हैं या परिष्कृत परंपरा है, दरअसल ये दौर ऐसा है कि भाषण ही शासन की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है और उनके मध्य दिए गए लोकप्रिय बयान राजनीतिज्ञ की कुशलता, और ये कुशलता ही है जो राजनीतिज्ञ को सत्ता के द्वार तक ले जाती है। और सत्ता के द्वार पर खड़ा राजनीतिज्ञ जब वापस लौट कर आता है और फिर चुनाव में जाता है तो उसको लगता है निश्चित रूप से ये वही बयान है जो उसे वापस सत्ता में लौटा कर लेकर आ सकते हैं, और शायद फिर राजनीति का वो विकृत रूप सामने आता है जिसकी लोकतंत्र को कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन लोकतंत्र दरअसल यही है कि राजनीति में कौन कैसे अपने दांव चल के सत्ता के द्वार के भीतर प्रविष्ट हो सकता है, यही दरअसल वर्तमान की राजनीति है। और अखिलेश यादव जैसे परिपक्व कद्दावर राजनीतिज्ञ जब इस तरह के बयानों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये समझना पड़ता है कि 21वीं शताब्दी की राजनीति वर्तमान में किस दौर में जा रही है और उसको वापस लौटा के लाने के लिए आखिर क्या करना होगा। ये जो सिद्धांत और मूल्यों और शुचिता की बात है, ये दरअसल ऐसी एक कोई विलुप्त होती हुई प्रजाति हो गई है जिसे ढूंढ कर लाना भी बहुत मुश्किल है। और वर्तमान के दौर में जब उत्तर प्रदेश में चुनावों का बवंडर खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से इन आंधियों से सियासी जो पेड़ हैं वो उखड़े या ना उखड़े, लेकिन गरिमाएं इतनी नीचे गिर जाएंगी बयानों की कि शायद उनको उठाना बहुत मुश्किल होगा। और दरअसल रत्नेश मिश्रा और नागेंद्र सिंह, रत्नेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, नागेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। नागेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। नागेंद्र जी, सियासत में ऊपर उठने के लिए राजनीति में कितना नीचे गिरना पड़ता है? जो जिस संदर्भ में आज हम चर्चा परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं जी, वहाँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संत समाज का या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो अभी जो डिबेट शुरू होने से पूर्व मैं महाराज जी का बयान सुन रहा था। वो लोकतंत्र में या जो व्यवस्था हमने अपनाई है उसमें अपना मत रखने का सार्वजनिक मंच पर या किसी भी मंच पर सबको अधिकार है। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को जिस तरह से भी वो लोग परिभाषित कर रहे हैं वो उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो संत समाज है, चाहे वे किसी धर्म किसी भी संप्रदाय का हो या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति सद्भाव का सम्मान का भाव रखती है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुरंगी और विविध संस्कृति भी हमारी विविध है, संस्कृति में क्या है विविधता है, तो उनका तात्पर्य बहुरंगी जो हमारी विविध संस्कृति है उससे तात्पर्य था। और हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो लाल रंग में एतबार करने वाले लोग हों, पीले रंग में एतबार करने वाले हों, नीले रंग में एतबार करने वाले लोग हों, श्वेत वस्त्रों में या श्वेत वस्त्रों में एतबार करने वाले रंग हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने धर्म की राजनीति को और संप्रदाय की राजनीति को बढ़ाकर समाज में एक दीवार खींचने का काम किया है, उसकी हम समाजवादी पार्टी के लोग निंदा करते हैं। और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। किसी एक धर्म की आलोचना करना या किसी एक धर्म को लेकर ध्रुवीकरण करना, इस तरह का विचार हम लोगों का नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं। नागेंद्र सिंह जी, ये जो सधा हुआ बयान आप दे रहे हैं, ऐसा बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं देते हैं? कभी जिन्ना पे पहुंच जाते हैं और कभी चिलमजीवी पे पहुंच जाते हैं, उनके बयान कौन लिख रहा है? उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष या किसी संत समाज या संत समाज के भी विभिन्न संगठन हैं, अलग अलग पीठे हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।
रत्नेश मिश्रा जी, जी सर, सियासत में ऊंचा उठने के लिए कितना नीचा गिरने पड़ता है? जितना, इसका सीधा जवाब है जितना अखिलेश यादव जी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी गिर सकते हैं। ये दरअसल इस तरह के बयान, 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र खड़ा है भारत का, इस तरह के बयानों से अगर चुनाव जीते जाएंगे तो क्या एक जो श्रेष्ठ भारत है और एक जो समृद्ध भारत है, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं रत्नेश जी? देखिए महोदय, मैं पहली बात तो मैं नागेंद्र जी को सुन रहा था, मेरे अग्रज है, मुझसे काफी बड़े हैं, मेरे श्रेष्ठ हैं। मैं इनकी बात एक सुन रहा था तो इन्होंने, आपने भी कहा बहुत सदा हुआ बयान दिया, लेकिन मुझे चीज नहीं समझ में आती कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो अखिलेश जी हैं, मैं छात्र जीवन में जब था, जब इनकी सरकार बनी थी तो मैं इनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन जब से इनके हाथों से सत्ता खिसकी है 2017 में, जब से चुनाव हारे हैं, तो इनके बयान जो है ना वो बड़े उलूल जुलूल टाइप से, ये कभी जिन्ना जी को अपना क्या कहते हैं एक निर्देशक मानने लगते हैं, अपना मार्गदर्शक मानने लगते हैं। आप एक चीज बताइए, जिस जिन्ना को भारतीय राजनीति नकारती हो, जिस जिन्ना को भारतीय राजनीति में एक क्या कहते हैं बंटवारे के जनक के तौर पे देखा जाते हो, जिस जिन्ना को भारत के लोगों को, रत्नेश जी आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए रत्नेश मिश्रा के पास चलते। रत्नेश मिश्रा जी, जो ये बयानों का बवंडर है, हम लोकतंत्र के उस दौर में खड़े हैं जब एक विश्लेषण के लिए भी हम हाजिर हैं, और तमाम चीज़ें, युवा पीढ़ी जब लोकतंत्र को, राजनीति को देखती है तो उसका जो विश्लेषण होता होगा, या वो जब सोचती होगी तो कैसे सोचती होगी इस तरह के बयानों को लेके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिया, चिरंजीवी, बहुरंगी, ठीक है, मैं अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा नीला, पीला, हरा, काला, लेकिन उन्होंने भगवा रंग का नाम नहीं लिया। अरे भाई, भगवा रंग से इतनी क्या समस्या है आपको? अगर भगवा रंग से इतनी समस्या है तो आप फिर छोड़ दीजिए ना, उगते हुए सूरज को मत देखिए, आप डूबते हुए सूरज को मत देखिए, वो भी भगवा ही दिखता है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव कौन होते हैं? हमारे धर्म पर टिप्पणी करने वाले। और मैं ये सीधा बता दूं, अखिलेश यादव के जेनेटिक, आनुवांशिक रूप से ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं। इनके पिताजी ने अयोध्या में कारसेवकों पे गोली चलवाई थी, ये पूरा देश नहीं भूला है, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं एक कारसेवक के परिवार से आता हूं। मेरे परिवार ने जो दंश झेला है अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के कारण, ठीक, उस मुलायम सिंह यादव की हिंदू विरोधी मानसिकता को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, केवल हिंदू प्रतीकों पर ही आप टिप्पणी क्यों करते हैं? आपको किसने कह दिया कि हमारे जो साधु संत है वो चिरंजीवी हैं? आप एक चीज बताइए, अगर हमारे यहाँ ईश्वर को साक्षी मानकर अगर भोले शंकर के जो अनुयायी हैं, अगर वो चिलम पीते हैं तो इससे आपको दिक्कत क्या है? वो हमारा धार्मिक मामला है, आप कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले? और मैं खड़े शब्दों में अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा करता हूं। और अखिलेश यादव के यही उलूल जुलूल बयान, ये केवल 18% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने के लिए अखिलेश यादव हिंदुओं के विरुद्ध जितना गिर सकते हैं उतना गिर रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत घातक होगा। आप ऐसे बयान मत दीजिए जिससे आप हिंदू विरोधी भावनाओं, ये, और दूसरी बात मान लीजिए, अखिलेश यादव जैसे लोग जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को पावर प्रदान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टॉपिक प्रदान करते हैं कि वो कितना, ये लोग उसके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं धार्मिक राजनीति करती है, आप उसे ऐसे मुद्दे क्यों देते हैं कि वो धार्मिक राजनीति कर पाए? आप उसे मुद्दे ऐसे देते हैं, आप ऐसी भावनाओं को आहत करते हैं कि लोग उसकी तरफ जाते हैं। आप देखिए, राजनीति में किसी को गाली देकर आप सत्ता नहीं पा सकते। अगर आपको सत्ता पानी है नागेंद्र जी, तो इस डिबेट के माध्यम से मैं अखिलेश जी को भी सलाह दूंगा कि अखिलेश जी, आप उचित विकल्प और योगी और मोदी से अच्छा विकल्प लेकर आइए, आप अच्छे विकल्प बन के आइए, जनता आपको चुन लेगी। आप किसी का विरोध करके, आप किसी को गाली देकर सत्ता नहीं पा सकते।
अखिलेश यादव जी, आप मैं भी एक जनता हूं, मैं भी एक वोटर हूं। आप मुझे बता दीजिए कि आप मोदी और योगी से अच्छे विकल्प हैं, मैं आपको वोट करूंगा। आप ये जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं विपक्षी दल जो भी हैं, उनको इस बात से पीछे हटना चाहिए और इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये सत्ता से लगातार बाहर क्यों हो रहे हैं और ये लगातार भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक क्यों होते जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह बयानबाजी करते रहे तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस तो चली गई, उसका कोई जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। नागेंद्र सिंह जी, ये जो वोटों को क्लासिफाइड करने का काम किया जा रहा है, ये किसी चुनाव आचार संहिता में नहीं लगता? आपको आता होगा तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हमारे युवा साथी बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कह रही हैं, लेकिन मैं उनसे सहमति नहीं जता पा रहा हूं। उसका मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार नहीं है कि वो कैटेगराइज करे कि किस व्यक्ति को किस श्रेणी का व्यक्ति है, वह हिंदू है या नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट की समाजवादियों को आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है और हम प्रतिपक्ष में हैं, अपने प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम जनता के बीच जनता की बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे मित्र कह रहे थे, मूल प्रश्न के मूल में अगर जाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 82% लोगों को 18% लोगों के माध्यम से डराने का काम किया है और धर्म के माध्यम से ध्रुवीकरण करने का काम किया है। दूसरा जो प्रश्न उठता है व्यक्तिगत, अगर यहाँ एक समावेशी सोच पर, एक वैचारिक सोच पे हमें बात रखना है, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष है तो वो इस तरह के मंच का, इस तरह के आपके चैनल का प्रयोग मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। यहाँ समावेशी सोच की बात रखनी चाहिए। तो न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने आप। बिल्कुल नागेंद्र सिंह जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र सिंह जी बात रख रहे थे अपनी। रत्नेश जी, ऐसा क्यों है कि वोटों को क्लासिफाइड किया जा रहा है? दरअसल आचार संहिता जब लगेगी तब लग जाएगी, लेकिन एक जो आंतरिक मूल्यांकन राजनीतिक दलों को किया जाना चाहिए और उस दायरे में रहना चाहिए मूल्यांकन के, वो क्यों नहीं रह पाते हैं? और क्यों ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं विभाजित करते हैं लोगों को और लोगों में कहीं एक द्वेष पैदा करते हैं? देखिए सर, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि अभी नागेंद्र जी ने एक बात कहा कि किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप जब ऐसे बयान देंगे जो एक बहुसंख्यक हिंदू जनमानस की भावनाओं के खिलाफ हो, और अगर आप उसी जनमानस से आते हैं, आप उसी रिलीजन को फॉलो ऑन करते हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि क्या आप अपने धर्म के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। दूसरा बिंदु जो आपने पूछा, देखिए राजनीति का एक बहुत बड़ा कुचक्र होता है, उसमें सारे लोग फंसते हैं। विपक्ष जो है ना, वो तार्किक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर पाने में सफल नहीं है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे अभी आम आदमी पार्टी चल रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रही है, संजय सिंह जी दौड़ा रहे हैं, टीवी बाजी करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन अब आप रेलेवेंट मुद्दों पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो ठीक है, चलिए, आपने शुरुआत की थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, आप उसको पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टी की वो वर्टिकल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो अभी आपने हल्ला मचा रखा है। दोनों पार्टियों का उस पर एक ने शुरू किया तो एक ने कंप्लीट किया। लेकिन आप जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर और हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यता के संतों पर अगर ये टिप्पणी की जा रही है तो इसकी मैं खुले शब्दों में निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं इस बयान को लेकर माफी मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तो मैं ये मानूंगा व्यक्तिगत स्तर पर कि वो हिंदू विरोधी वोटों को पोलराइज करने के लिए, हिंदू विरोधी वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो हिंदुत्व के विरोधी विचारधारा के जो वोट बैंक हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे बयान देते हैं। और मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि वो, अगर आप हिंदू साधु संतों का अपमान करते हैं तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के
साधु संत ही हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, और अगर आप हमारे ध्वजवाहकों के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये धर्म के खिलाफ होगा। और मैं ये मांग करता हूँ अखिलेश जी से कि आपका तो चरित्र बहुत अच्छा था। आप जब 2012 में आए थे तो एक बहुत अच्छी इमेज के साथ आप आए थे। मैं खुद अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ व्यक्तिगत स्तर पे। उन्होंने जिस तरह से कहा, आज मैं ऑन टीवी रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर आज मैं इतना टेक्नो सेवी हूँ, अगर आज मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर आपके टीवी चैनल पे डिबेट कर रहा हूँ तो ये अखिलेश यादव जी की देन है, क्योंकि उन्होंने 2012 में मुझे लैपटॉप दिया। मैंने उन्हीं के दिए हुए समाजवादी लैपटॉप से मैंने लैपटॉप चलाना सीखा। मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को टेक्नो सेवी बना दिया। लेकिन आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो, लेकिन आप धर्म के खिलाफ मत जाइए, क्योंकि भारतीय राजनीति में धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। वहां आप कितना भी विकास कर दीजिए, अगर आप धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो आप इर्रिलेवेंट हो जाएंगे, आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। और मैं अखिलेश जी से बार बार यही कहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो हमारे अग्रज है उनको ये बताना चाहिए अपने नेताओं के कि ऐसे बयान मत दीजिए जिससे बहुसंख्यक वोट बैंक आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि आप एक बहुसंख्यक वोट बैंक को इग्नोर करके आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। मैं फिर भी कहूंगा, बेटर ऑप्शन दीजिए। योगी और मोदी से बेटर ऑप्शन जिस दिन आप दे देंगे, ये उत्तर प्रदेश और ये भारत की जनता स्वतः आपको सत्ता में बैठा देगी। आपको किसी धर्म के विरोध में कोई भी बयान देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नागेंद्र जी, रत्नेश जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष कही है। और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र के इतने दशकों बाद खुले मंचों पे ये बहस की जाए कि कितना विकास आपने किया, कितना विकास हमने किया, और कैसे आगे विकास के लिए प्रतिबद्ध जनता के सामने हो। क्यों इस तरह के बयानों से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? जी के अपनी बात कहने के हिस्से की बात, समाजवादी सरकार ने जो पूर्वांचल की शुरुआत की और साथ ही साथ जो नौजवानों को और विशेष रूप से जो गांव के सरकारी विद्यालयों में या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र पढ़ रहे थे, लैपटॉप देने की जो एक परंपरा शुरू की थी, उससे पिछड़े क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूचना क्रांति के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन आया है और एक बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित हुआ है। जहां तक जो प्रश्न कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, रत्नेश जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हम जनता को अपनी बात समझाने में या विकल्प देने में सक्षम नहीं है। हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं और जनता के अनुरूप और अपने काम को आगे बढ़ाने का जो विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, जनता उसमें विश्वास जता रही है। उसी का कारण है कि रात्रि के 2:30 बजे तक लाखों लाख की संख्या में हमारे लीडर को सुनने के लिए लोग आते हैं। देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि देखा तो आज टीवी पे भी जा सकता है। दूसरी बात, अगर जो हमारी समाजवादी विजय यात्रा का चौथा चरण है, अगर मेरे पत्रकार जगत के बंधु गौर करें तो आप लोगों ने ये भी पत्र देखा होगा कि हमारे पार्टी के कार्यालय से एक विधिवत रूप से पूरे जनपदों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक पत्र निर्गत किया गया है कि जिस जिले में कार्यक्रम हो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या बड़े लीडरान का, उस ही जनपद के कार्यकर्ता और संगठन के लोग उसमें भागीदारी करें, क्योंकि उसी जनपद से इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि बहुत बड़ा एक विशाल जनसमूह तैयार हो जाता है। तो क्या कोई पार्टी इस तरह का कर रही है? अभी माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी सभी के होते हैं, वो एक कार्यक्रम में आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जनपद के डीएम सीधा एक पत्र लिख रहे हैं, शासकीय पत्र लिख रहे हैं परिवहन विभाग को कि 2000 गाड़ियां भेजी जाएं, और तीन जिलों से जो मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर हैं उन लोगों को बाध्य किया कि वो कार्यक्रम में उन बसों में बैठकर आए, और उनको सुबह से लेकर शाम तक, देर शाम तक घेरे रखा। जबकि हमारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर जो 12 से 17 का हमारा कार्यकाल रहा है, जो हमारे लीडर का विजन रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है कि 22 में उस पर जनता एतबार करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाएगी। तो हम पूरी तरह से विकल्प दे रहे हैं, और ऐसा भी हमारा विश्वास है कि जब 2022 में आज के बाद जब 24 का दौर, देश का लोकसभा का दौर आएगा, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नागेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि वही समाजवाद है जो गरीब की झोंपड़ी से आता था, खेत से, खलिहान से आता था? आपको लगता है
समाजवाद का वो स्वरूप बदला नहीं है क्या? बिल्कुल, बदलते परिवेश में कई चीजें बदलती हैं, तो फिर लेकिन समाजवाद का जो मूल उद्देश्य है आप तो बहुत पुराने वो समाजवादी हैं, वो कविता भी सुनी होगी आपने, समाजवाद आइले बबू समाजवाद आइले। तो वो कारावास से क्यों आया, जेल से क्यों आया समाजवाद? समाजवाद कहीं कोठी बंगलों से क्यों आ रहा है? समाजवाद ऐसी चीज़ों से आना चाहिए जो कहीं उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएं, कहीं विकास की कोई ऐसी बात करते हों। लेकिन इस तरह के बयान, बड़े प्रबुद्ध नेता हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो इस तरह के बयान करेंगे, युवा पीढ़ी की अगवानी करते हैं, तो उनसे उम्मीदें होती हैं युवाओं को कि वो ऐसी बात करें जो युवा पीढ़ी को कहीं मार्गदर्शित करे। लेकिन इस तरह के बयान आपको लगता है, आप ही उसका विश्लेषण कर सकते हैं। बदलाव आ रहा है। समाजवाद का जो मूल उद्देश्य है वह एक समता मूलक समावेशी सोच को रखते हुए जो नीचे के ऊपर के वर्ग में जो दूरी है उसको कम करना है, और ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारे कार्यक्रम, हमारी सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके इस मंच के माध्यम से, जो श्रोता गण सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं इस लाइव डिबेट को, उनको भी हम आश्वस्त करते हैं कि उस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से नौजवान है, और प्रदेश ही नहीं, निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि 22 के बाद फिर देश भी उनकी ओर अवश्य देखेगा। और ये जो गंभीर प्रश्न ये उठा है, जहां तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है, ठीक है, उनकी नागेंद्र जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम अश्विनी शाही के पास चलेंगे। अश्विनी शाही जी, एक सवाल हमने पूछा था, आप जुड़ नहीं पाए थे तब, कि सियासत में ऊंचा उठने के लिए कितना नीचे गिरना पड़ता है? बड़ा ही मौजूद सवाल है आपका। और इस जो बयान आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश जी का, ये इनके चरित्र को बताता है। इनका अतीत यही था। चंद्रशेखर जी, आपको ज्यादा दिन नहीं, आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आपने देखा होगा, कारसेवकों पर उन्होंने गोली चलवाया। पहले वो लोग नदवा में जाते थे, बुखारी के पास जाते थे, उनके चरण वंदन करते थे कि वोट के लिए वहां पर होना है। ये इनका असली चरित्र था। लेकिन जब से योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से इन लोगों के, और सेंटर में मोदी जी आए हैं, तब से इन लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब हिंदू हिंदू करने लगे हैं। ये दोहरा चरित्र है इनका। अभी आपने दिखाया, मैंने देखा, आपके जो विजुअल्स चल रहे थे उसमें गदा लेकर खड़े हैं। लेकिन वो गदा के जो धारक थे, जिनको हम लोग पूज्य मानते हैं, अगर मान लीजिए कि सनातनी, एक आरोप लगा रहे हैं आप सनातनियों के ऊपर कि ये चिलमजीवी है। भगवा रंग जो है, भगवा कोई रंग नहीं है, एक विचार है। भगवा देखना हो तो सुबह का सूर्योदय आप देखिए, शाम को सूर्यास्त देखिए, आपको भगवा का पता चल जाएगा। आप समाजवादी की बात अभी कर रहे थे, मैं सुन रहा था। नागेंद्र जी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं इनके, मैं मानता हूं इनको, बहुत अच्छी बात करते हैं। मैं पूछ रहा था सर उनसे कि वो समाजवाद की कविता भी उन्होंने सुनी होगी जो कही गई थी। तो समाजवाद झोपड़ी से, खेत खलिहान से क्यों नहीं आ रहा है? वो कारावास से और जेलों से क्यों आ रहा है, कोठी बंगलों से क्यों आ रहा है? तो कहीं समाजवाद बदला नहीं है। दुख इस बात का होता है नागेंद्र जी कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो पहली बार वोट डालेगी, जो उत्तर प्रदेश की उभरती हुई युवा पीढ़ी है, जब वो अपने प्रबुद्ध नेताओं को, पढ़े लिखे नेता है अखिलेश यादव, इस तरह के बयानों से कहीं ओतप्रोत देखती है, तो कहीं दुख उसको होता होगा कि लोकतंत्र में विकास की बात क्यों नहीं हो रही है। चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं तो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मैं पूरा कर लूं, बहुत देर में जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवाद नहीं है, आज परिवारवाद है। समाजवाद कभी हुआ करता था लोहिया जी के जमाने में, जनेश्वर मिश्रा जी के जमाने में। आज जो है
समाजवाद के कुछ लोग हैं, जैसे नागेंद्र जी हैं और भी दो एक नेता है, ये कुढ़न महसूस कर रहे होंगे। वहां पर परिवारवाद है, इनको कुछ नहीं बनाया जाएगा। उस परिवार में जो सैफई का परिवार है उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। वहां समाजवाद है ही नहीं है। और आज सनातनियों को जो गाली उन्होंने दिया, उन्होंने चिलमबाज कहा, ये हमारे भगवान को जिसको हम लोग श्रद्धेय मानते हैं, इनको हम कहते थे, शंकर भगवान को हम कहते थे, वो सब चीज पीते हैं, सब चीज खाते हैं। वहां से लेकर आज तक हिंदू धर्म के आस्था पर इन्होंने चोट किया है। और किस मुंह से उसी हिंदुओं के बीच में ये वोट मांगने जाएंगे? मुसलमानों के ऊपर इन्होंने कोई कटाक्ष किया कभी उनके पैगंबर पर बोला, कभी उनके नाम पर कोई जवाब दिया इन्होंने? कभी मक्का पर बोला इन्होंने, कभी मदीना पर बोला, या कभी किसी मस्जिद पर बोला हो तो बता दीजिए। लेकिन आज ये चिलमबाज कह रहे हैं सनातनियों को। इतना घोर अपमान समाजवादी पार्टी के क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, ये सनातनी सहेंगे नहीं। आज संत समाज ने विरोध किया किस तरीके से, आप देखिए इसको। और ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, प्रणेता हैं, जिसमें उनके जो MY फैक्टर लेकर चलते हैं, उसमें जो Y फैक्टर है वो भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो भी उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और उनसे दूरी बनाएंगे। आने वाले 2022 में इनको वो पटकनी देंगे कि फिर से ये चिलमबाज और भगवा के बारे में कुछ कहना भूल जाएंगे। है हिम्मत तो मैं चैलेंज करता हूं, कह के दिखाएं किसी पैगंबर के बारे में। नागेंद्र जी देखिए, बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जब युवा एक कद्दावर आपके पास है नेतृत्व करने के लिए, लेकिन वो अगर इस तरह के कोई विकृत बयानों से अगर वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं, बजाय किसी विकास के एजेंडा के, बजाय किसी ऐसा रूट चार्ट कोई हो कि ये बताया जाए कि यहाँ खड़े हैं और यहाँ पहुँच जाएंगे, तो बात होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के विकृत बयानों से तो कहाँ पहुँचेगा लोकतंत्र, आप ही बता दीजिए। पूरी तरह से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, धर्म, हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों में भी, अगर हम ईसाई धर्म की भी बात करें तो उसमें भी 2 शाखाएं हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, और प्रतीकात्मक पूजा के भी अलग अलग तरीके हैं। साथ ही साथ अभी अपने व्यक्तित्व में कह रहे थे कि जिस दृश्य में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा, जो शक्ति का प्रतीक है, वो भेंट की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस पर भी ऐतराज है। तो मूल रूप से धर्म पर भी सबका बराबर अधिकार है। यह जो सोच है, ये जो हमारी समाजवादी विचारधारा उसके विपरीत है, ये सामंती सोच का द्योतक है। प्रश्न ये उठता है, हमारा जो देश है, यहाँ हम जिस समाजवाद में एतबार करते हैं वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। वहाँ चुनी हुई सरकार के माध्यम से सत्ता मिलेगी जी। अब ये जनता को फैसला करना है कि वो किस क्षेत्र से किसको विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाती है। दूसरा प्रश्न हमारे मित्र परिवारवाद को लेकर कर रहे थे, तो परिवार की परिभाषाएं, जो पैरामीटर हैं, वो हमारे लिए अलग है, इनके लिए अलग है। इनके दल में भी 3-3 पीढ़ियां मैं गिना सकता हूँ, बहुत सारे दलों की 2 पीढ़ियां गिना सकता हूँ। तो मूल रूप से इस चर्चा को ना करके हम विकास पे, काम पे, 17 में जो कहा 22 तक वो हुआ नहीं या नहीं हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट वाराणसी का माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं। वो परसों भी आ रहे थे, कल फिर आ रहे हैं, तो वो उद्घाटन करने के लिए आए थे। और वो सरकारी, हमारी सरकार के समय में हुआ, अगर हमारी सरकार होती तो वो पूर्ण रूप से पूरा हो गया होता। वहां भी कहा गया कि वो 75%, जबकि हम समझते हैं 50% भी वो कार्य नहीं हुआ है। कल फिर वो शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, तकरीबन 6-6.5 हजार करोड़ की योजनाएं होंगी, उद्घाटन नहीं कर रहे, शिलान्यास कर रहे हैं। तो मूल चिंता का जो विषय है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि इन्हीं के दल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में देश के गृह मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि अगर 22 चला गया तो 24 की बाट मत देखना।
तो इनको चिंता 22 से भी ज्यादा 24 की सताने लगी। बिल्कुल नागेंद्र जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, ये जो प्रचार की चकाचौंध है, इससे जितनी रोशनी राजनीतिक दलों को मिल जाती है उतनी जनता को क्यों नहीं मिल पाती है? देखिए, ये प्रचार की चकाचौंध एक आम आदमी और सरकारों में और पार्टियों में बड़ा फर्क है। आम आदमी संस्थागत रूप से काम नहीं करता है, पार्टियां संस्थागत रूप से काम करती हैं। इसलिए आप अन्य संस्थाओं से तुलना कीजिए, उनको क्यों प्रचार मिलता है? आम आदमी उस संस्था नहीं है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक जो भी काम इन लोगों ने किए, अधूरे काम किए जी, और उसका प्रचार कर रहे हैं। अधूरे काम में मैं गिना दूंगा, नागेंद्र जी उससे सहमत होंगे। मेट्रो इन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बना दी, परिकल्पना किया, मैं मानता हूं। उसके बाद माननीय योगी जी ने आकर उसको पूरा किया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चला के उद्घाटन कर दिया उसका जी। उसके बाद कहते हैं हमारे उद्घाटन का उद्घाटन किया। एक सड़क बनाई इन्होंने समाजवादी सरकार में, लखनऊ से आगरा तक। अच्छी सड़क है, मैं उसकी तारीफ भी करता हूं, मैं उस पर चला भी हूं और चलता भी रहूंगा। आगे हमारे प्रदेश के लोग चलते रहेंगे। एक अच्छा काम हुआ उत्तर प्रदेश वासियों के। लेकिन जब वो बना तो 22 महीने का गुणगान तो करते हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि न उसमें सर्विस रोड बनी थी, न उसमें कोई एम्यूनिटीज थी, न उसमें लाइट लगी थी, और शाम को 6-7 बजे के बाद वहां पर कानवाई लगा के पुलिस चलवाती थी, नहीं तो लोगों को लूट लिया जाता था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है, आज लाइट भी लगी है, आज सड़कों पर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं एम्यूनिटीज नहीं है। मतलब वो ढाबे नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, वो उसके साथ बन जाएगा। और हम लोगों ने 6 महीने तक, 17 के बाद 6 महीने तक सरकार आने के बाद ये काम करके उस सड़क को, लखनऊ आगरा को सही करके चलाया था। ये आधा अधूरा काम की मैं बात बता रहा हूं। जो भी एक जेपी सेंटर बनवा दिया इन्होंने, मैं कह रहा हूं बनवाया, अच्छा किया, लेकिन अधूरा काम करके चले गए। अपने फीता काटने की बात ही जब आती थी तो ये मायावती जी के बनवाए हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर जाकर फीता काटाते हैं और दूसरे के फीता और कैंची पर संज करते हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो आप इस मुद्दे पर आज आपने डिबेट रखी है, ये डिबेट इन्होंने हिंदुस्तान में क्या सोच के जिन्ना को प्रकट कर देते हैं? क्या इनको अपने वोटों पर भरोसा नहीं है? इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों पर मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। आज चिलमबाजों को कह के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, सनातन संतों को गाली दे रहे हैं। इस तरीके का अपमान करके क्या इनको सिर्फ मुस्लिम वोटों से काम चलेगा? जो इनके मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री रहते, अफ्तारी होती थी, रोजेदार नहीं रहते थे, ना ये रोजेदार थे ना आने वाले थे, लेकिन अफ्तारी की पार्टियां होती थी। आज के दिन में आप एक तरफ एक धर्म को संतुष्ट कर रहे, एक संप्रदाय को आप संतुष्ट करने के लिए दूसरे संप्रदाय जो रीढ़ की हड्डी है, जो 100 करोड़ है यहाँ, उस 100 करोड़ को आप गाली दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? और मैं कहना चाहूंगा नागेंद्र जी से, बड़े सम्मान से, नागेंद्र जी, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है एमपी थे और मैं एमपी हो गया, तो इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। बिल्कुल नागेंद्र जी से सवाल करेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, नागेंद्र सिंह जी के पास चल रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी, कौन चिलमजीवी है, कौन चिरंजीवी है, या जो चिलमजीवी है वही चिरंजीवी है, ये तो लोकतंत्र तय करेगा। लेकिन दरअसल आपको बात करनी चाहिए लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के विकास की। आपके पास पढ़ा लिखा युवा नेता है, उनको बात करनी चाहिए कैसे
जो विकास का एजेंडा होगा उस पर बात करनी चाहिए। ये चिलमजीवी और चिरंजीवी के चक्कर में फंसकर कहीं जनता आपको भी तो समझती होगी कि कोई इतना प्रबुद्ध व्यक्ति ये कैसी बात कर रहा है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा चंद्रशेखर त्रिशूल जी कि जो विकास की, डेवलपमेंट की, परिवर्तन की और बदलाव की जो बात यहाँ चल रही है उससे समाजवादी पार्टी सहमति भी जताती है। साथ ही साथ सैद्धांतिक रूप से हम बदले की भावना में एतबार नहीं करते, हम बदलाव में एतबार करते हैं। हम उन विषयों को लेकर बराबर जनता के बीच हैं, आप लोग प्रतिदिन देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है, जो 2017 में कहा था, सिलसिलेवार में 3-4 बिंदु पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों ने कहा था कि देश में, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो 2017 से आते आते 22 के मुहाने पे हम खड़े हैं। क्या प्रतिदिन कोई भी समाचार पत्र आप देख लें, क्या प्रदेश में प्रतिदिन बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इन्होंने कहा था कि हम किसान को संपन्न कर देंगे। 70 सालों तक, 65 सालों तक किसान की किसी ने नहीं सुनी। तो किसान क्या आक्रोशित नहीं है? अगर वे आक्रोशित नहीं है तो इतना लंबा आंदोलन इनके विरुद्ध क्यों चल रहा है? इन लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को हम रोजगार देंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हमारे कार्यक्रमों में, सरकार के जो विरोध में कार्यक्रम है उसमें भागीदारी क्यों कर रहा है? इन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे अभी कैराना गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां वो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, यह भी इस देश का और प्रदेश का प्रत्येक मतदाता जानता है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? सवाल पूछ लूं अश्विनी जी, सवाल पूछ लूं अश्विनी जी, ये जो बात कही है नागेंद्र जी ने कि जो अखिलेश यादव की रैलियों में जो लोग युवा हैं वो दरअसल उनके समर्थक नहीं है, आपके विरोधी हैं। देखिए, ये आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। इसका अर्थ जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही देश को बता दिया था कि आधा वो भी भरा हुआ है, लेकिन वो गैस भरा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ है। तो देखने वाले का नजरिया चाहिए, जो पॉजिटिव सोच रखता है वो देखने का नजरिया होता है चंद्रशेखर जी। और जो युवा है, अगर इतना इनके साथ उमड़ रहा है तो हर जगह जाकर 500-500 रुपए बांटकर ये लोग भीड़ न इकट्ठा कर रहे होते। एक चीज वो है, वो भी आ गया समाज में, सबके सामने समझ में आ गया है। दूसरी चीज, अगर युवाओं को इतना इन्होंने रोजगार दे दिया था तो उसकी रोजगार की संख्या, नौकरी की संख्या 2 लाख भी पूरा क्यों नहीं हो पाई 5 साल के सरकार में? दूसरा, उसके बाद जब आते हैं कि युवा जितने युवा हैं आज कह रहे सब बेरोजगार हो गए, ये 5 ही साल में क्या बेरोजगार हुए हैं? दूसरी बात एक और कहूंगा कि 17 में जब चुनाव हुआ था तो 17 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है 40% के आसपास वोट मिला था। इन लोगों ने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई थी उस समय, और ये लोग बहुत पीछे थे हमसे, 20-22% पर समाजवादी पार्टी। 2 साल माननीय क्या कहते हैं अखिलेश जी के सामने आदित्यनाथ जी खड़े हो गए। 2 साल में मान लीजिए जनता हमारे खिलाफ होती तो हम जब बुआ बबुआ की जोड़ी बनी 2019 में, तो हम लोग 50% वोट पाए, हमारे वोट में इजाफा हुआ जी। और ये दोनों लोग मिलकर उतना नहीं पहुंच पाए। तो क्या वो जनता हमारे खिलाफ थी, या जो भीड़ दिखती है वो वोट में तब्दील होती है? ये भी एक कहने की बात है। आज प्रदेश में ओडीओपी में लगभग जो है एमएसएमई से जोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और एमएसएमई का वो ओडीओपी मील का पत्थर साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों के लिए। अश्विनी जी, समय कम है और एक सवाल मैं कर रहा हूं जिसका जवाब पहले नागेंद्र सिंह जी से लूंगा, फिर आपसे लूंगा। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लूंगा। नागेंद्र सिंह जी, कैसे लगता है, हम किसी का समर्थन नहीं करते, कैसे लगता है जहां जिन सड़कों पर सेना के विमान उड़े हों उन पर जातिवाद का रंग बिखेर दिया जाए?
उन पर किसी जाति को कहीं पर आक्षेपित कर दिया जाए, कैसे लगता होगा देश को और उत्तर प्रदेश दोनों को? मैं ये कहना चाहूंगा, जो परसों का कार्यक्रम था, अभी शाही साहब कह रहे थे हमारे मित्र, उसी दिन हमारी पार्टी का भी कार्यक्रम तकरीबन उस स्थल से 150 किलोमीटर दूर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को रोक दिया गया जी। तो मूल रूप से जिस तरह का एक नैरेटिव ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल, जो इनको मतलब नुकसान हुआ है उसको डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा। जहां तक 17 की बात है, 19 का इन्होंने उदाहरण दिया। जनता ने बड़े बड़े परिवर्तन विश्व के लोकतंत्र को, आपसे जो जवाब हम चाह रहे हैं वो जवाब आप नहीं दे रहे नागेंद्र जी। जी 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 जवाब मैंने कहा समय कम है, और जवाब आपसे जो सवाल मैंने किया है कि जहां सेना के विमान उड़े थे वहां पर उन सड़कों पर जातिवाद के रंग बिखेर दिए। तो हम एतबार नहीं करते, सेना का सम्मान करते हैं, हम समर्थन नहीं करते इस तरह की किसी भी। अब आपसे जवाब ले लिया है अश्विनी जी, आपसे जवाब लेंगे। बड़ा सधा हुआ और बड़ा संक्षिप्त जवाब आपसे चाहिए। के विमान वहां पर उतरे, देश का गौरव बढ़ा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में या देश में कोई भी काम होता है वो जनता के लिए, जनता के पैसे से होता है, और सरकारें जनता की नुमाइंदगी करती हैं। इसलिए इस 24 करोड़ जनता के विकास के लिए कोई काम हो रहा है तो उसको सबको मिलकर उसमें भागीदारी लेना चाहिए और एक हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई करनी चाहिए कि हमारे प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नेश जी, आखिरी आपसे जवाब बहुत संक्षिप्त। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि जो भी अभी समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने बात कही, एक ने कहा कि सेना का सम्मान करते हैं लेकिन समर्थन नहीं, दूसरे ने कहा कि गौरव की बात है। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि देखिए, अगर आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हमारे वायुसेना के विमान उतर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में ज्यादा कैपेबल हुए। हम अगर क्या कहते हैं पठानकोट के एयरबेस छोड़ेंगे तो हमें नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर को कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से उड़ते हैं तो आधे से भी कम समय में हम वहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की सरकार के द्वारा किया गया एक प्रशंसनीय कार्य है, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया प्रशंसनीय कार्य है। दूसरी बात मैं फिर कहूंगा एक बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि अपने नेता को समझाइए कि किसी का विरोध करके, किसी का अपमान करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप उचित विकल्प बनकर आए, उत्तर प्रदेश और भारत की जनता। नागेंद्र सिंह जी, रत्नेश मिश्रा जी, अश्विनी शाही जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीति को नए उदाहरणों की आवश्यकता है, लेकिन राजनीतिक दल उसी जातिवाद के और आक्षेपों के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल रहे हैं जिसे जनता अस्वीकार कर चुकी है। अब ये जनता को तय करना होगा कि कौन चिलमजीवी है और कौन चिरंजीवी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।